welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि बात करता है कि दोषी जो दोष सिद्ध से पहले आरोपी को दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा है कोर्ट ने। दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर 12 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले एक व्यक्ति को रिहा करते समय कहा है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो न्यायाधीश ने 17 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि ये आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, यहाँ तक कि ये मानते हुए भी कि आरोपी किसी अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है। दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी 1 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था और कथित लेन देन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कब्जे में थी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एक लोक सेवक था और उसकी ऐसे किसी भी मामले में पहले से कोई संकल्पता क्या थी, कोई लिप्त नहीं था किसी अपराध में, हालांकि वह इस मामले के कारण निलंबित था। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में सीबीआई की यह आशंका कि आरोपी न्याय से भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है बिना किसी आधार के है। इसके अलावा यदि आरोपी ऐसे किसी कृत्य में लिप्त होकर जमानत का दुरुपयोग कर पाया जाता है तो सीबीआई जमानत रद्द करने के लिए एक अदालत से संपर्क कर सकती है। न्यायाधीश ने आरोपी को 50,000 रुपए की जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की 2 जमानत पर रियायत दी और निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और न ही किसी भी तरह के गवाहों से संपर्क करेगा और उन्हें प्रभावित करेगा और जांच में सहयोग करेगा। गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रबंधक मनोज कुमार सेरा की शिकायत के आधार पर भ्रष्ट निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 12 जून को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत राज ने 26 अप्रैल को अस्पताल का दौरा किया और जो अस्पताल है कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित रिकॉर्ड में संबंधित दस्तावेज मांगे। 27 अप्रैल को शिकायतकर्ता ने एपीएफओ कार्यालय का दौरा किया और संबंधित दस्तावेज पेश किए। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड में अनियमितताओं के बारे में बताया और कहा कि इसके कारण 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने रिश्वत के रूप में 20% राशि के भुगतान पर मामले को बिना किसी दंड के निपटाने का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्होंने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर घटाकर 12 लाख रुपए कर दिया। शिकायतकर्ता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई, जाल बिछाया गया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदन ने इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि आरोपी पर अपने वृद्ध माता पिता और 7 महीने की गर्भवती जो पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी है। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे आगे हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये सारा जो है वाकया था, जजमेंट था। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए जो राइट्स है, वेल ऑफ राइट्स, वह यूज किया जा सकता है और ये आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाए। तो ये बार बार कोर्ट क्या है क्लियरिफाई करती रहती है। तो ऐसा ही ये जजमेंट है। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि कोर्ट ने कहा, हत्या के दोषी की अपील के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि अंतिम सांस तक कारावास केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी की सजा को अंतिम सांस तक कारावास से घटाकर आजीवन कारावास तक कर दिया, जो उसे 14 साल के बाद छूट का अधिकार देगा। हाईकोर्ट, जिसने हाल ही में दोषी द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया, ने कहा कि ऐसी विशेष श्रेणी की सजा केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जा सकती है, न कि ट्रायल कोर्ट द्वारा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ या वी
श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य के मामले में अपने फैसले में कहा था। डी.आर. कुमार की हत्या के पहले और तीसरे आरोपी हरीश और लोकेश द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष 2 अपीलें दायर की गई। हरीश कुमार की पत्नी राधा ने से प्यार था और इसी वजह से उसने राधा की हत्या की साजिश रची। 16 फरवरी 2012 को जब कुमार हसन जिले के चोले माराडा गांव में एक खेत में काम कर रहे थे, हरीश ने उसके सिर पर रोड से हमला किया, सिर और छाती पर लात मारी और उसकी हत्या कर दी। बाद में अपने भाई लोकेश की मदद से उसने सबको और एक माल रिक्शे में ले जाया गया और एक खाली जमीन पर से दफना दिया। हरीश, राधा और लोकेश पर मुकदमा चलाया गया और 25 अप्रैल 2017 को हसन की एक सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया। हरीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें आईपीसी धारा 120B और धारा 201 के तहत भी सजा सुनाई गई थी। उन्हें कुमार के दोनों बच्चों को 3 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया था। न्यायमूर्ति ने सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय ने के एचसी पीठ ने हरीश की सजा को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा सही नहीं थी। इसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी नंबर 1 के खिलाफ दी गई सजा यानी उनकी अंतिम सांस तक कारावास की सजा का सवाल है। हमारी राय में उक्त सजा कानून के तहत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि माननीय शीर्ष अदालत ने भारत संघ बनाम श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य के मामले में ऐसी परिस्थितियों में सत्र अदालत आरोपी नंबर 1 को आखिरी सांस तक कारावास देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। एससी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में 3 परीक्षण अनिवार्य किए हैं: अपराध परीक्षण, आपराधिक परीक्षण और दुर्लभ परीक्षण। एससी ने कहा कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, अपराध और आपराधिक परीक्षण दोनों आरोपी के खिलाफ संतुष्ट हैं, लेकिन दुर्लभतम परीक्षण का संबंध है। अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके यह साबित करने में विफल रहा कि आरोप बर्बर तरीके से किया गया था, इसलिए तत्काल मामला दुर्लभतम मामले की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे में आरोपी नंबर 1 को उसकी आखिरी सांस तक कारावास की सजा देना। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सजा को उसके जीवन की आखिरी सांस की बजाय आजीवन कारावास से संशोधित किया जाना है। एससी ने लोकेश के खिलाफ सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया। इसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत पेश करने अपना अपराध साबित करने में विफल रहा। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के केवल यह सहज संयुक्त हरीश के स्वैच्छिक बयान के आधार पर दोषी ठहराया था। एससी ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सह आयुक्त का स्वैच्छिक बयान अन्य आरोपियों की सजा का आधार नहीं हो सकता है। पहले और तीसरे दोषी की याचिकाओं पर सुनवाई की गई और डिवीजनल बेंच ने एक सामान्य फैसला सुनाया। दूसरे दोषी राधा ने अपनी अपील दायर नहीं की थी। हरीश की जमानत और जमानत बॉन्ड रद्द कर दिया गया और उसे अपनी सजा काटने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। तो ये है केस जो कि इसमें बताया गया है कि जो अंतिम सांस तक जो है वह जो डेथ है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकती है। इस जजमेंट में ऐसा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video. Friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट की, जो है कि दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498A के तहत पति के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती। ये कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत 46 वर्षीय व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया है, क्योंकि शिकायत उसकी दूसरी पत्नी ने की थी, जिससे शादी अमान्य हो जाएगी। न्यायमूर्ति एच रचैया की एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में कहा, एक बार जब शिकायतकर्ता महिला को याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी माना जाता है तो जाहिर है कि आईपीसी
की धारा 498A के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में दूसरी पत्नी द्वारा पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। निचली अदालतों ने इस पहलू पर सिद्धांतों और कानून को लागू करने में त्रुटि की है, इसलिए परीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप उचित है। अदालत तुमकुरू जिले के बिट्टावतन हल्ली निवासी कंथा राजू द्वारा दायर आपराधिक परीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया था कि वह कंथा राजू की दूसरी पत्नी थी और वे 5 साल तक साथ रहे और उनका एक बेटा भी है, लेकिन बाद में उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई और वह पक्षाघात से प्रभावित होकर अक्षम हो गई। कंथा राजू ने कथित तौर पर इस बिंदु के बाद उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उससे क्रूरता और मानसिक यातना दी। इसमें उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और तुमकुरू में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के बाद 18 जनवरी 2019 को एक आदेश में उसे दोषी पाया। अक्टूबर 2019 में एक सत्र न्यायालय ने सजा की पुष्टि की। कंथा राजू ने 2019 में परीक्षण याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि उसने पाया कि दूसरी पत्नी धारा 198A के तहत यानी 498A के तहत शिकायत दर्ज करने की हकदार नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि PW1 की शादी कानूनी है और वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, निचली अदालतों को PW1 शिकायतकर्ता महिला और 2 उसकी मां के साक्ष्य पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और PW1 दूसरी पत्नी थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया। शिवचरण लाल वर्मा बनाम P शिव कुमार मामला और कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों निर्णयों का अनुपात स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि यदि पति और पत्नी के बीच विवाह शून्य और शून्य के रूप में समाप्त हो गया तो IPC की धारा 498A के तहत अपराध बरकरार नहीं किया जा सकता। कंथा राजू की सजा को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में PW2 PW1 की मां होने के नाते लगातार गवाही दी है और स्वीकार किया है कि PW1 याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी है। तदनुसार दोष सिद्धि दर्ज करने के नीचे की अदालत ने समवर्ती निष्कर्षों को अलग करने की आवश्यकता है। PTI कोर जो है इसमें मामले में ये कहा गया कि जब वह लीगल वाइफ ही नहीं है उस की व्यक्ति की, वह सेकंड वाइफ है और वह कानून के द्वारा क्या है गैर कानूनी है, तो उस केस में उसको 498 का जो बेनिफिट्स है, जो राइट है, वो लेने का अधिकार नहीं है। तो इस केस में ये बताया गया कि अगर दूसरी पत्नी है और वह लीगली मान्य नहीं है, क्योंकि जो पहली पत्नी का जो है डिवोर्स होना चाहिए या वह जीवित नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में जो दूसरी पत्नी है वो लीगल वाइफ कहलाती है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इसके बारे में आप देख सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का जो वो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया। इफ यू लाइक माय वीडियो और ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं CRPC की धारा 311 के तहत गवाहों को आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों के लाभ के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गवाहों को CRPC की धारा 311 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। अभियुक्त और अभियोजन दोनों के लाभ के लिए वापस बुलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ आदेश को चुनौती देने वाले आवेदन और IPC की धारा 147, 147, 148, 149, 302, 395, 396, 504 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न सभी कार्रवाई पर विचार कर रही थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने CRPC की धारा 311 के तहत आवेदन 354 का दिनांक 26/4/2023 को खारिज कर दिया। लास्ट में आपको इसका केस टाइटल बताऊंगी। आवेदकों और अभियुक्तों द्वारा दायर किया गया
आवेदकों अभियुक्तों ने सीआरपी की धारा 311 के तहत अपना आवेदन दायर किया है। इस कथन के साथ कि शुरुआत में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 395 के तहत आरोप तय किए गए थे और उपरोक्त धाराओं में आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई। दूसरा आरोप आईपीसी की धारा 396 के तहत तय किया गया। आईपीसी की धारा 396 के तहत परिवर्तित आरोप तय करने के बाद PW1 राजेश और PW3 विजय कुमार से जिरह की गई, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। आरोप के बदलाव के बाद सूचक ने आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। उक्त आपराधिक मामले की सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। वर्ष 2023 में स्थगन आदेश हटा दिया गया। इसके बाद PW1 राजेश कुमार और PW2 विजय कुमार से पूछताछ की गई। आवेदक के वकील श्री पुरुषोत्तम दीक्षित ने कहा कि मामले की सुनवाई में देरी करने में आरोपी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार बचाव पक्ष के मामले की सुनवाई में हुई देरी में योगदान नहीं दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत इन गवाहों का खंडन करने के लिए PW2 डॉक्टर SK के द्वारा जांच की गई। अग्रवाल PW4 SP VP सिंह एंड CVCID के जांच के अधिकारी घनश्याम अहिरवार आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट ने प्रयोग गवाह को न बुलाकर अभियुक्त के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पीठ ने रघुनंदन बनाम यूपी राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कार्रवाई का भाग्य हमेशा पूरी तरह से पार्टियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वे यह देखे कि आवश्यक प्रश्न अब तक यथोचित रूप से अनुरक्त न रह जाए। धारा 311 के प्रावधानों का उद्देश्य इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमा जिस चरण तक पहुंच गया है उससे उत्पन्न होने वाली अदालत की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, बशर्ते अदालत की राय इस बात पर प्रमाणिक हो कि मामले के उचित निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। गवाह सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियुक्त और अभियोजन दोनों के लाभ के लिए वापस बुलाया जा सकता है। एकमात्र बात यह है कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आदेश की आवश्यकता के बारे में एक प्रमाणिक राय बनानी होगी। पीठ ने सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले पर गौर किया, जहां शीर्ष अदालत ने माना कि एक गवाह को अकेले जिरह के लिए पेश नहीं किया जा सकता है। यदि उनसे मुख्य रूप से पूछताछ नहीं की गई तो उनसे जिरह नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर SK को सम्मन करने का कोई आधार नहीं है। अग्रवाल एवं CVID की जांच अधिकारी घनश्याम अहिरवार शामिल थे। माना कि जांच अधिकारी SIBP सिंह जब 2006 में अदालत से परीक्षा के लिए उपस्थित हुए तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इससे पहले आरोप में संशोधन के बाद बचाव पक्ष ने उर्फ सिर्फ राजेश कुमार और विजय कुमार को तलब करने की अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने डॉक्टर SK को बुलाने के लिए प्रार्थना नहीं की थी। अग्रवाल और CVCID के जांच अधिकारी घनश्याम अहिरवार ने जिरह के लिए इसलिए दिनांक 20/10/2010 के आदेश के तहत केवल राजेश कुमार और विजय कुमार को जिरह के लिए बुलाया गया था। पीठ ने आवेदक बचाव पक्ष को SIBP से पूछताछ करने का अवसर दिया। सिंह को लागत के रूप में 4000 का भुगतान करना होगा, जो गवाह के आगमन पर उसे भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। केस जो इसका केस टाइटल है वह है चंद्रजीत सिंह चहकू और 6 अन्य बनाम यूपी राज्य, और दूसरी है बेंच है जस्टिस सुरेंद्र सिंह। केस नंबर है आवेदन संख्या 482, नंबर धारा 482 नंबर है 18731 ऑफ 2023 के तहत जो वकील है श्री पुरुषोत्तम दीक्षित, विपक्षी का वकील है सुशील कुमार दुबे। तो ये है केस टाइटल कि इसमें 2
311 जो है CRPC उसका बताया गया है कि जो अभियोजन पक्ष है उसको द्वारा जो गवाह है उसको जो अपराधी है उसके लिए दोबारा क्या है बुलाया जा सकता है अगर उसका लाभ है तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। जो आज एक समय लग जाता है कोई केस का जजमेंट होने में, कितने ही सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसने क्या किया, एक ही दिन में 75 जजमेंट दिए हैं, एक ही दिन में, सिंगल डे में। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। एक तरह के रिकॉर्ड में उड़ीसा हाई कोर्ट को एक खंडपीठ ने सोमवार को आपराधिक अपील मामलों में 75 फैसले सुनाए, जिसमें से ज्यादातर हत्या के मामलों से संबंधित थे। यह उपलब्धि अदालत की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने से 2 दिन पहले हासिल की गई। न्यायमूर्ति देवव्रत दास और न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की पीठ ने सुबह 10:30 से एक हाइब्रिड व्यवस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया, जिसमें पक्ष आभासी और भौतिक दोनों मोड में उपस्थित हुए। शाम तक सभी सूचीबद्ध 75 मामलों के फैसले सुना दिए गए और खचाखच भरे अदालत कक्ष में तालियां गूंज उठी। अपीलें राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दायर की गई। दिन के दौरान 2 मामलों में पेश हुए अधिवक्ता VK रावण ने कहा, उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपने 32 वर्षों के अभ्यास में मैंने एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों में फैसले सुनाए जाते कभी नहीं देखा था। आज एक रिकॉर्ड बनाया गया और यह दुर्लभ उपलब्धि उच्च न्यायालय के 75 जो है वर्षगांठ के जश्न को यादगार बना देगी। उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 में हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश वीरा किशोर रे सहित केवल 4 न्यायाधीश थे। भारत के संघीय न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले 75 वर्षों में बेंच की संख्या बढ़कर 28 कर दी गई है। सोमवार को जिन अपीलों का निपटारा किया गया वे कई वर्षों से लंबित थी। अधिकांश मामलों में अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दी गई सजाओं की पुष्टि की और कई अन्य मामलों में मौत की सजाओं को बदल दिया। पीठ ने कई मामलों में पुलिस की जांच के मानक और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की दोषपूर्ण प्रस्तुति पर चिंता जताई। एक मामले में जिसमें एक मौत को मानव हत्या माना गया था, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की असक्षमता के कारण दोषियों को रिहा कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था कि जहां कोर्ट्स क्या है बहुत डिले कर देती हैं, जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा होता है कोर्ट्स पे, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने 75 जो केसेज है उस पे जजमेंट दे के एक रिकॉर्ड बनाया और यह था कि 75 वर्षगांठ जो 30 सालगिरह थी उस बेंच की होने वाली थी, 2 दिन पहले ही ये जो जजमेंट है 75 जजमेंट क्या है सुनाए गए। तो ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्रश करी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपाल पर फ्लू द्वारा लगाया गया 96 लाख रुपए का जुर्माना रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत रिपोर्टिंग दायित्व के कथित गैर अनुपालन के लिए वित्तीय खुफिया इकाई भारत द्वारा अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेपाल पर लगाए गए 96 लाख रुपए के जुर्माने को रद्द कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा ने फैसला सुनाया कि पेपाल धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में देखे जाने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए उसे कानून के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करना होगा। अपने 174 पेज के आदेश में अदालत ने पेपाल पर लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से अनुचित था, क्योंकि पेपाल को यह विश्वास था कि उनका संचालन PMLA के दायरे में नहीं आता है। अदालत का मानना है कि पेपाल एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में देखे जाने के लिए उत्तरदायी है और परिणाम स्वरूप
पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग इकाई दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है। 17 दिसंबर 2020 के विवादित आदेश के संदर्भ में जुर्माना लगाया जाना और हालांकि और उपरोक्त कारणों को रद्द कर दिया गया है। अदालत का आदेश पेपाल की याचिका पर आया, जिसमें पीएमएलए के कथित उल्लंघन के लिए एफआईयू द्वारा उस पर 96 लाख रुपए का जुर्माने को चुनौती दी गई है। एफआईयू ने 17 दिसंबर 2020 को कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के कारण एफआईयू के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में खुद को पंजीकृत करने और आदेश प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर संचार के लिए एक प्रमुख अधिकारी और निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया था। कानून के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई को अपने सिस्टम पर होने वाले किसी भी विदेशी मुद्रा लेन देन की रिपोर्ट अधिकारियों को देनी होती है। वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू भारत सरकार के राजस्व विभाग के तहत एक संगठन है जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराधों के बारे में वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करता है। यह प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, संसाधित करता है, विश्लेषण करता है, प्रसारित करता है। न्यायाधीश ने कहा कि लेन देन के सभी तत्व शामिल हैं और दो पक्षों के बीच किए गए भुगतान से जुड़े हैं, जो पीएमएलए के तहत अभिव्यक्त भुगतान प्रणाली के दायरे में आता है और जिस तकनीक पर पेपाल का मंच आधारित है वह विभिन्न पक्षों के बीच धन के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए केवल एक दंडात्मक कानून नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन देन की खोज और रोकथाम करना भी है और इससे विभिन्न प्रावधानों के इरादे और दायरे को उजागर करते हुए इस समय इसके हितकारी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एफआईयू इंडिया ने अपने दिसंबर 2020 के आदेश में पेपाल पर पीएमएलए का उल्लंघन करने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को छुपाने और भारत के वित्तीय प्रणाली के विघटन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। उल्लंघन को जानबूझकर करार देते हुए एफआईयू ने कंपनी को 3 व्यापक आधारों पर दोषी ठहराया था, जिसमें से एक प्रमुख कारण पीएमएलए के तहत अनिवार्य संघीय एजेंसियों के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में खुद को पंजीकृत करने में विफलता थी। कानूनी लड़ाई मार्च 2018 से शुरू हुई थी, जब एफआईयू ने पेपाल को सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखने, संदिग्ध लेनदेन और सीमा पार वायर ट्रांसफर की एफआईयू को रिपोर्ट करने और इन फंडों के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत करने के लिए कहा था। इसमें पीएमएलए की धारा जो 13 के तहत जारी आदेश के अनुसार पेपाल ने एफआईयू के निर्देश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और सितंबर 2019 में उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पेपाल ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार का हवाला देते हुए कहा था कि यह भारत में केवल एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता ओपीजीएसपी या भुगतान मध्यस्थ के रूप में काम करता है और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और वित्तीय संस्थान की परिभाषा में शामिल नहीं है और बदले में पीएमएलए के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई की परिभाषा में शामिल नहीं है। एजेंसी ने अपने जवाब में कहा था कि इसलिए इस समय पेपाल जैसे भुगतान मध्यस्थों को एफआईयू इंडिया के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एफआईयू ने उसके दावों को खारिज कर दिया और कहा था कि पेपाल भारत में फंडों को संभालने में बहुत अधिक शामिल था, एक वित्तीय संस्थान था और इसलिए पीएमएलए के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई होने के योग्य है। एफआईयू के आदेश पर यह भी कहा गया था कि कंपनी भारत में प्रक्रिया की अवहेलना करती है। अमेरिका में इसकी मूल कंपनी पेपाल इंक अमेरिकी एफआईयू और ऑस्ट्रेलिया और यूके में समान एजेंसियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करती है। तो ये बताया गया था कि पेपाल ने जो उस पर जुर्माना लगाया था 96 लाख का कि किसी भी संदिग्ध जो आप पे पेमेंट आती है तो उसकी पहचान करे, उसकी रिपोर्टिंग करे। तो इसको क्या है फॉलो नहीं किया था पेपाल ने, उस पर 96 लाख रुपए की जो है पेनल्टी लगी थी, जिसको कि खारिज कर दिया गया है। तो फ्रेंड
ऐसी ही वीडियो के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ न्यू ईयर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम। किसी वाहन को जब्त करने और छोड़ने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है, तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वाहन की जब्ती और रिहाई के संबंध में सीआरपी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ धारा 358 यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में एक पिकअप को गायों को ले जाते हुए पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण अधिनियम 1955 की धारा 5A सब सेक्शन 7 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। पक्षों को सुनने के बाद वाहन को राज्य के पक्ष में जब्त कर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/2/2023 द्वारा एसएचओ चंदौली को वाहन की नीलामी करने और बिक्री आय की संबंधित खाते में जमा करने के लिए अधिकृत किया गया। पीठ ने यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 11 पर गौर करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त को वाहन की जब्ती और रिहाई की कार्रवाई से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील या प्रत्युत्तर प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि धारा 11 के मद्देनजर जो यह प्रावधान करती है कि जहां खोज, अधिग्रहण, निपटान और जब्ती के संदर्भ में प्रासंगिक नियमों का अधिनियम मौन है, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक जो प्रावधान है वो लागू होंगे। हाईकोर्ट ने माना कि विवादित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास सीआरपीसी धारा 397 के तहत पुनरीक्षण दाखिल करने का वैधानिक निकट उपाय है। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी। केस नंबर था राजेश यादव बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य। बेंच थी जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विवेक सिंह की। केस नंबर है आपराधिक रिट याचिका संख्या 2023 का 793। याचिकाकर्ता के वकील हैं सुदर्शन सिंह। तो ये पूरा जो था अपडेट था इस केस का। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करते हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम किसी वाहन को जब्त करने और छोड़ने के संबंध में सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है, ऐसा कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। देखते हैं क्या है पूरा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वाहन की जब्ती और रिहाई के संबंध में सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ धारा 3N5A-8 यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम और धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में एक पिकअप को गायों को ले जाते हुए पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण अधिनियम 1955 की धारा 5A का सब सेक्शन 7 के अंतर्गत जब्त कर लिया। पक्षों को सुनने के बाद वाहन को राज्य के पक्ष में जब्त कर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/2/2023 द्वारा एसएचओ चंदौली को वाहन की नीलामी करने और बिक्री आय को संबंधित खाते में जमा करने के लिए अधिकृत किया गया। पीठ ने यूपी गो हत्या रोकथाम अधिनियम की उपधारा 11 में गौर करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त को वाहन की जब्ती और रिहाई की कार्रवाई से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील या प्रत्युत्तर प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि धारा 11 के मद्देनजर जो यह प्रावधान करती है कि जहां खोज,
अधिग्रहण, निपटान और जब्ती के संदर्भ में प्रासंगिक नियमों का अधिनियम मौन है, वहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। हाईकोर्ट ने माना कि विवादित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास सीआरपीसी धारा 397 के तहत परीक्षा दाखिल करने का वैधानिक विकल्प उपाय है। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी और केस जो इसका ये केस टाइटल है वो है राजेश यादव बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य। बेंच है जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस विवेक कुमार सिंह। केस नंबर है आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2023 का 7938 और याचिकाकर्ता के वकील है सुदर्शन सिंह। तो ये था पूरा मामला कि जो परीक्षा याचिका है वो दाखिल की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टुडे इज माई बर्थडे, अगर आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे इज माई बर्थडे, अगर आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 498A की। आईपीसी की इस धारा 498A पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा कहा है झारखंड हाई कोर्ट ने। देखते हैं क्या है पूरा मामला। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498A पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में शिकायतकर्ता विपक्षी पक्ष संख्या 2 का विवाह पीयूष श्रीवास्तव नामक व्यक्ति के साथ हुआ था और विवाह के बाद वह अपने पति के साथ कई वर्षों से शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रही थी। अचानक उसके पति का व्यवहार उसके प्रति बदल गया और वह उससे कभी कभी बात बात पर झगड़ा करता था और कभी कभी मुक्कों और थप्पड़ों से उस पर हमला कर देता था। उसके पति के इस व्यवहार के पीछे का कारण तब स्पष्ट हुआ जब उसने उसे अपने घर में एक सभ्य जीवन देने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। हाईकोर्ट ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 498A को पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता को दंडित करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ कानून में शामिल किया गया था। हालांकि आजकल उक्त धाराओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे कई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है। कुछ मामलों का जिक्र करने के बाद पीठ ने कहा कि कई मामलों में न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग और किसी शिकायत पर मुकदमे के दीर्घकालीन प्रभाव का विश्लेषण करने या वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो जीजा साली है उसके खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप है और अदालत ने सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले की रिमांड के बाद संज्ञान लिया है और सत्र न्यायाधीश ने यह भी देखा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता है और अदालत के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने आवेदन की अनुमति दे दी। केस का टाइटल है उमेश कुमार बनाम अन्य। बेंच है जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी। केस नंबर है CRMP 2012 की संख्या 257। याचिकाकर्ता के वकील है श्री राजेश कुमार और विपक्षी पक्ष के वकील है श्री ललन कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा जजमेंट। इफ यू लाइक माय वीडियो और ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि वैवाहिक मामलों की सुनवाई और निस्तारण युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, ये कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। हाल ही में न्यायमूर्ति किशन एस दीक्षित के नेतृत्व में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 7 साल से लंबित एक वैवाहिक मामले में कार्यवाही में तेजी लाने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील श्री वसवराज आर बनूर
ने मामले में लंबी देरी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि त्वरित न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक संवैधानिक गारंटी है। जवाब में माननीय श्री न्यायमूर्ति किशन एस दीक्षित ने प्रसिद्ध विस्तृत इतिहासकार थॉमस कलायर्स के हवाले से टिप्पणी दी कि जीवन बहुत छोटा है। समय पर न्याय के महत्व को समझते हुए अदालत ने फैमिली कोर्ट बेंगलोर के 5वें अतिरिक्त न्यायाधीश को अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैवाहिक मामले, विशेष रूप से विवाह के विघटन, अमान्यता की मांग वाले मामलों को तुरंत निपटाया जाना चाहिए ताकि इसमें शामिल पक्ष अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सके। और इसमें कहा गया कि अदालत के आदेश में आगे उल्लेख किया गया कि ऐसे मामले के निपटारे में देरी से संबंधित पक्षों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। इसमें बात पर जोर दिया गया कि वैवाहिक मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से संबंधित पक्षों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रतिवादी पति और पत्नी श्रीमती को नोटिस जारी कर दिया सी दीपा, क्योंकि इसमें हितों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा रहा था। इसमें फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया गया। अंत में न्यायमूर्ति किशन एस दीक्षित ने फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश से मामले को युद्ध स्तर पर निपटाने और निर्धारित 3 महीने की समय सीमा के भीतर सुनवाई और निपटारा पूरा करने का आग्रह किया। जो केस टाइटल है वो है SRIN राजीव बनाम श्रीमती दीपा। केस नंबर है रिट याचिका नंबर 2023 का 14769 और बेंच है जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और ऑर्डर है 26/7/2023 का। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे केस के लिए कि जो विवाह है, मैरिज से रिलेटेड जो भी केस है उनका निपटारा क्या है 3 महीने के अंदर किया जाए, उसमें ज़्यादा डिले ना किया जाए। जो मामला था वो 7 साल से लंबित था, जिससे कि एक विवाह पक्ष है जो उनका क्या है जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक जजमेंट क्या है तुरंत चाहिए होता है। तो इसका तुरंत ही निपटारा मैट्रिमोनियल जितने भी केसेज है उनका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट्स को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।